नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे पॉलिटिकल साइंस या कि सिविक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बेल्जियम हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ इज़ अ स्मॉल कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट। तो आपको बताना है बेल्जियम जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, बी ऑप्शन इज एशिया, सी ऑप्शन इज यूरोप। तो यूरोप इज द करेक्ट आंसर। यूरोप इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन बेल्जियम मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पीक। अब आप देख सकते हैं कि जो बेल्जियम है वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो क्या बोलते थे, क्या उनकी मातृभाषा थी या कह सकते हैं क्या बोलते थे वो लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डच। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। 59% जो है वो डच बोलते थे, 40% जो पीपल थे वो फ्रेंच बोलते थे और 1% क्या बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। कहाँ पर? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन बेल्जियम द माइनॉरिटी। अब देख माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। वॉज रिच एंड पावरफुल। लेकिन ये क्या थे? फ्रेंच स्पीकिंग लोग तो थे लेकिन साथ ही साथ ये रिच भी थे और पावरफुल भी थे। सो दे गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इसीलिए इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले। अब इसी वजह से क्या हो गई थी? टेंशन्स हो गई थी बिटवीन व्हाट? बिटवीन डच स्पीकिंग पीपल। अब देखिए जो मेजॉरिटी में है उसमें और जो माइनॉरिटी में है उसमें, दोनों में कहीं ना कहीं टेंशन्स तो हो ही जाएगी। तो इसका आंसर है डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में क्या हो गई थी? टेंशन्स हो गई थी बिटवीन 1950s टू 1960s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है बिटवीन 1970s टू 1993। तो 1970 से 1993 की बात हो रही है, इस इंटरवल के बीच की बात हो रही है। इसमें कहा गया है बेल्जियन लीडर्स amended their constitutions dash times and came up with a new model to run the government। देखिए कितनी बार इन लोग ने अपना मॉडल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड किया था। तो ये है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया है बेल्जियम का बिटवीन दिस एरा या दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, जिसके बाद एक नया मॉडल आया गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। श्रीलंका की बात अब हो रही है। श्रीलंका में क्या कहा गया है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आपको पता होगा आइलैंड नेशन है कि, ठीक है। अब यहाँ की पॉपुलेशन क्या है ये आपको बताना है। तो 5th क्वेश्चन में अगर आप पॉपुलेशन देखिए श्रीलंका की तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और ये पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली हरियाणा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ सिन्हाला स्पीकर्स 74% इन तमिल स्पीकर्स 18% बिलोंग टू। अब देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ जो सोशल ग्रुप्स बताए गए हैं सिन्हाला स्पीकर्स के और तमिल स्पीकर्स के, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडिया में नहीं पाए जाते, पाकिस्तान में भी नहीं पाए जाते हैं श्रीलंका में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। तमिल्स इन श्रीलंका वर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। अब देखिए जो तमिल्स थे उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था श्रीलंका में। एक श्रीलंकन तमिल्स थे और दूसरे कौन थे? ए ऑप्शन दिया गया है मालदीवियन, बी ऑप्शन दिया गया है इंडियन और सी ऑप्शन दिया गया है मलेशियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा गया है? इन श्रीलंका, तो श्रीलंका की बात करी गई है। विच कम्युनिटी इंजॉयड द बिगर मेजॉरिटी एंड इम्पोज्ड इट्स विल ऑन एंटायर कंट्री। देखिए जो मेजॉरिटी में था वो क्या कर रहा था? अपनी जो कंट्री थी जो कि श्रीलंका थी उसमें अपनी जो भी इच्छा थी उसको इम्पोज कर रहा था। ठीक है, तो ये कौन सी कम्युनिटी थी? ये कम्युनिटी थी सिन्हाला। ठीक है, तो सिन्हाला इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ईयर। तो किस ईयर में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है? तो वो बनी है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड इन विच ईयर। तो जो सिविल वॉर श्रीलंका में बहुत सालों से चल रहा था वो किस साल ख़त्म होता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2009 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 11 देखते हैं। 11 में कहा गया प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? तो इसमें सब फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द सिन्हाला कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब देखिए सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी तो उन लोग ने गवर्नमेंट बना ली थी। बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहा गया है दे ऑल्सो फॉलोड, दे मतलब सिन्हाला कम्युनिटी ऑल्सो फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दैट फेवर्ड सिन्हाला। अब देखिए जो गवर्नमेंट बनाएगा, सिन्हाला ने गवर्नमेंट बनाई तो सिन्हाला क्या कर रही थी? ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रही थी जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को मतलब जो भी
जो भी सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में पोजीशंस देती थी, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती थी, एडमिशन्स उन्हीं को मिल पाते थे जो सिन्हाला कम्युनिटी के होते थे, और तमिल्स कहीं ना कहीं इसमें अलग हो जाते थे। सी ऑप्शन कहा गया है सिन्हाला श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब देखिए ज़्यादातर जो राइट्स हैं वो किसको दे दिए गए, सिन्हाला को दे दिए गए। तो एक तरीके से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन लोग को लगा कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इग्नोर करी जा रही है, इंटरेस्ट इग्नोर किए जा रहे हैं उनके। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है रिगार्डिंग श्रीलंका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया द रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ वर पूर। अब आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें रही थी जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप थी सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स में वो कैसी थी, बहुत ही पुअर हो गई थी। नेक्स्ट कहा गया श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़। अब देखिए श्रीलंका के जो तमिल्स थे उन्होंने पार्टीज़ लॉन्च करी, स्ट्रगल किया, ठीक है, जिससे तमिल जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज अपना लिया जाए। ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी के लिए इन लोग ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो सर्विसेज हैं या जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर की मिलनी चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत सारे उन लोग ने स्ट्रगल किए हैं। किसने, तमिल कम्युनिटी ने। श्रीलंका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया गया है डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो डिमांड्स रहती थी श्रीलंकन तमिल्स की उसको हमेशा डिनाई कर देती थी गवर्नमेंट, उसको मना कर देती थी, गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और फोर्थ देख लेते हैं, जो ये सब चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से क्या हुआ, एक सिविल वॉर हुआ दो कम्युनिटीज़ के बीच में। दो कम्युनिटीज़ कौन सी हो गई, श्रीलंकन तमिल्स हो, मतलब तमिल्स हो गए, और साथ ही साथ दूसरे हो गए सिन्हाला। तो ये जो और सारे स्टेटमेंट है सही है। तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा होगा, NOTA, मतलब नन ऑफ दी अबव, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर जो हुआ अब उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। बहुत सारे लोग दोनों कम्युनिटीज़ के मारे गए थे। ऐसा नहीं था जो मेजॉरिटी में है वो मारा गया हो, जो माइनॉरिटी में हो सिर्फ उन्हीं की डेथ हुई है। दोनों कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा मारे गए थे इस सिविल वॉर में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज़। कई सारे ऐसे भी लोग थे जिनको कंट्री छोड़नी भी पड़ी। ठीक है, रिफ्यूजी बन गए थे, वो दूसरी कंट्री में जाकर उन लोगों ने शरण ले ली थी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है मैनी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। उन लोग ने अपना जो भी जहाँ रहते थे, जो भी घर बार था, जहाँ काम करते थे, वो सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है रिगार्डिंग सिविल वॉर। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज़ नन ऑफ दी अबव। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तीनों के तीनों ही कॉन्सिक्वेंस थे किसके, सिविल वॉर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए जो पीपल होते हैं वो अपने आप को रूल कैसे करते हैं, जो भी सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे जुडिशरी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, अपने आप को रूल करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में पुलिसिंग भी आ सकती है, ठीक है, कोर्ट्स भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। बी ऑप्शन दिया गया है एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। देखिए डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसके लिए कोई भी अपनी आवाज़ को खड़ा कर सकता है, आवाज़ रख सकता है, अपनी बातों को सामने रख सकता है। सबके पास ये राइट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। सी ऑप्शन दिया गया पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन। तो जो पॉलिटिकल पावर होती है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हैं तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन, ये ऐसे कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारी बातों को जो पार्लियामेंट होती है, जो भी असेंबली होती है, वहाँ पे जाके रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। इसमें कहा गया अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज़ कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में
तो जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे लेजिस्लेचर होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब आते हैं। एग्जीक्यूटिव आता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी IAS लोग होते हैं वो सब हो गया एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट हो गया एग्जीक्यूटिव में। जुडिशरी हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए ये जो डिवीजन हुआ पावर का, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऐसा क्यों कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो देखिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो सेम लेवल पे रखे गए हैं, लेकिन पावर्स को वो अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अलग अलग पावर्स को वो एक्सरसाइज करते हैं। मतलब ये जो लेजिस्लेचर का काम है वो जुडिशरी नहीं करेगा, जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, ये इसका मतलब है। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में कहा गया है, इट एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। ये बहुत ध्यान देते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, कि वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर दे कि जुडिशरी उसको सही ना कर पाए, या जुडिशरी इतनी ज़्यादा सख्त ना हो जाए कि वो कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर दे। तो ये सब के सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। एक दूसरे की जो अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि लेजिस्लेचर ही सबसे बड़ा हो गया या एग्जीक्यूटिव, ये तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। ठीक है, लेकिन तीनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं रोक सकती हैं, या कह सकते हैं उन लोग को एक्सरसाइज नहीं करने देती अनलिमिटेड पावर्स को। ठीक है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है ये एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करती है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं। तो A, B, C ऑप्शन सही हो गए। फोर्थ देख लेते हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए चेकिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है, इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की कुछ खासियत थी जो आपको पता होनी चाहिए। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये हम लोग क्वेश्चन इसलिए लाए जिससे आपको ये पता चल सके कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है, कैसे कैसे पावर शेयरिंग होती है 3 स्टेप्स में। यह कह सकते हैं 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस पावर शेयरिंग के थे। चैप्टर 1 था सिविक्स का। आगे हम लोग और भी चैप्टर्स के जल्दी ही MCQs लाते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।